गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त को करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब बनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस बनाया गया 3 अगस्त 2020 को। देखो, विश्व संस्कृत दिवस जो है इसकी ये डेट कोई फिक्स नहीं है 3 अगस्त 2020। क्यों? क्योंकि विश्व संस्कृत दिवस जो है वो बनाया जाता है हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण मास की पूर्णिमा मतलब जब रक्षाबंधन आती है तब। तो इस साल रक्षाबंधन थी 3 अगस्त 2020 को, तो इसलिए संस्कृत दिवस मनाया गया 3 अगस्त 2020 को। अगर 2019 का पूछा जाता तो 15 अगस्त को 2019 को रक्षाबंधन थी, तो पिछले साल 15 अगस्त को बनाया गया था। तो विश्व संस्कृत दिवस की कोई फिक्स डेट नहीं है, वो तभी बनाया जाता है जब रक्षाबंधन आती है, यानी श्रावण मास की पूर्णिमा को। इसकी शुरुआत हुई थी बस 1969 में। तो आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? फॉर्मूला 1 आपको पता है एक तरह की रेसिंग होती है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए, ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के बारे में एक बात और पूछी जा सकती है आपसे कि भाई ये किस कंपनी के ड्राइवर है। तो लुइस हैमिल्टन का लोगो देखिए, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं ये। आगे चलते हैं। किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? एरियल सीडिंग तकनीक तो किस राज्य ने किया है? ये किया है हरियाणा ने शुरू। अब बात आती है कि एरियल सीडिंग तकनीक जो है वो होती क्या है। देखो, एरियल सीडिंग तकनीक रोपण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बीजों को खाद, चारकोल और अन्य घटकों में लपेटकर एक गेंद का आकार दे दिया जाता है। इनमें बीजों को एक गेंद में डाल दिया जाता है, मतलब उन्हें खाद लेते हैं, चारकोल लेते हैं और एक गेंद बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, इनको ड्रोन या एरोप्लेन के माध्यम से जहां गिराना होता है, जैसे कि अगर अभी अरावली क्षेत्र में गिराना है तो वहां इन गेंदों को गिरा दिया जाता है। तो जब बारिश आती है तो इस गेंदों से तो क्या होता है कि बीज से फूट करके फल फूल निकलते हैं, पेड़ बनता है। तो उससे क्या होता है कि हरियाली ज्यादा हो जाती है। तो अरावली क्षेत्र को में हरियाली ज्यादा करने के लिए ये एरियल सीडिंग तकनीक का यूज किया गया अभी, और ये हरियाणा की सरकार ने किया। आगे बढ़ते हैं, मैप में देखते हैं। ये है हरियाणा। इस जगह हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा के बारे में ये बातें अपने ध्यान में रखेंगे। चंडीगढ़ राजधानी, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं। अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बाराका इसका नाम है, ने काम करना शुरू कर दिया है। ये किस देश से है? तो सबसे पहले तो इसे देख लीजिए, ये है आपका बाराका। ये रिएक्टर है किसका? अरब जगत का पहला, देश का पहला या दुनिया का पहला नहीं, सिर्फ अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बाराका ने काम करना शुरू कर दिया। किस देश का है? ये है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि ये अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर क्यों है। काफी परमाणु रिएक्टर पहले भी बन चुके हैं, काफी जगह काम भी कर रहे हैं, तो अब जाकर के अरब जगत में क्यों बना है? देखो, आपको ये आइडिया होगा कि जो ये अरब कंट्रीज होती है इनके पास में प्रचुर मात्रा में तेल, गैस के काफी भंडार हैं। तो इनकी जो बिजली की आपूर्ति है वो सब इनसे हो जाती है। लेकिन चूंकि ये सभी संसाधन सीमित है तो इसलिए इन्होंने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बनाया बाराका की क्षमता अगर आपसे पूछे तो ये करीबन 5600 मेगावाट की क्षमता है इसकी। इतनी ये बिजली आपूर्ति आपको करवा देगा। तो अगर बात हुई है यूएई की, तो ये देखिए नक्शे में, ये है हमारा प्यारा भारत और ये आपका रहा छोटा सा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके बारे में ध्यान क्या रखना है? इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी क्या है, वो है अबू धाबी। इसकी करेंसी यानी मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। इतनी बातें आपको यूएई के बारे में ध्यान रखनी है। राजधानी है अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया? ये किया है उड़ीसा ने, ओडिशा जिसे बोलते हैं आप। अब क्या है ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल? तो देखो क्या होता है, जब कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग फायर प्रूफ है या नहीं है, उसमें आग से बचने के सभी जो साधन है वो मौजूद है या नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट लेने के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। भाई, अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे हो उड़ीसा के अंदर तो आप इस पोर्टल से लॉगिन करके इसमें आप आवेदन कर सकते हो अपनी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कि भाई हमारी जो बिल्डिंग है वो पूर्णतया फायर प्रूफ है।
ठीक है, तो बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। ये देखिए इंडिया का मैप और इस जगह है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल राजधानी है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। देखो एक डांस फॉर्म होती है ओडिसी। ओडिसी डांस फॉर्म जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। और एक बात, अभी हाल ही में एक द्वीप था व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड था, उसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। यह बात आप याद रखेंगे, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। इसके अलावा एक पर्व होता है रजा पर्व, या राजा पर्व, जो भी नाम है इसका, राजा पर्व कह दीजिए, रजा पर्व कह दीजिए। और एक होती है रथ यात्रा, पूरी की जगन्नाथ यात्रा आपको अच्छे से पता है। तो ये दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं इसके, रजा पर्व और रथ यात्रा। और चिल्का लेक, चिल्का झील जो है, चिल्का झील भी कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है वो भी आपके पास उड़ीसा में स्थित है। अब चिल्का झील के बारे में मैंने क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है, तो वो पूछी जा सकती है वो कहाँ स्थित है, वो भी उड़ीसा के अंदर स्थित है। फिर उड़ीसा के बारे में ये पूछा जा सकता है कि भाई उड़ीसा का जो पुराना नाम है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो है कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम याद रखेंगे, वो क्या है? कलिंग। इसके अलावा एक पुरस्कार दिया जाता है उत्कल पुरस्कार। उत्कल भी देखो उड़ीसा को क्या, उड़ीसा का नाम ही है उत्कल, क्योंकि आपके राष्ट्रगान में आता है उत्कल, एक वर्ड आता है राष्ट्रगान के अंदर। उत्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? उड़ीसा का। तो जो उत्कल दिवस बनाया जाता है, एक उत्कल दिवस मनाया जाता है, वो कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, या उड़ीसा दिवस कह दीजिए या उत्कल दिवस कह दीजिए। तो उत्कल दिवस पूछे तो कभी कंफ्यूज ना होना, ये उड़ीसा के बारे में बात चल रही है। इसके अलावा उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, काफी बार पूछा जाता है ये भी कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और सतकोशिया नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के बारे में क्या क्या जाना अपन ने कि कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है इनके गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, डांस फॉर्म है इनकी ओडिसी, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, रजा पर्व और रथ यात्रा उड़ीसा की फेमस है, चिल्का झील भी उड़ीसा के अंदर है। क्यों है ये फेमस, क्यों है? क्योंकि ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकोशिया नेशनल पार्क भी उड़ीसा के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के। ये हमारे केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये है क्या? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। ये एक तरह की योजना या परियोजना, इस तरह से समझ लीजिए, ये एक तरह का यूं समझिए कि भाई 6ठी से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों में साइंस के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है, कि साइंस में आप इंटरेस्ट ले, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को। इसके बारे में आपको याद ये रखना है कि इन्होंने इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय मंत्री है। और इनकी जो मिनिस्ट्री है वो मैंने आपको दिखा दी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहां किया गया? दूसरा प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया है कोटा के अंदर। अब देखो, क्या दूसरे प्लाज्मा बैंक जो शुभारंभ हुआ है कोटा के अंदर, तो यह सवाल आ सकता है कि पहला प्लाज्मा बैंक कहां था? पहला प्लाज्मा बैंक था जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा ये बना, पहला था जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। इस बैंक की क्षमता कितनी है? 200 यूनिट। और आपको पता ही है कि अभी प्लाज्मा बैंक क्यों डेवलप किए जा रहे हैं? ताकि हम कोरोना का इलाज कर सकें। भाई कोरोना से ठीक हो चुके जो मरीज हैं उनके रक्त से प्लाज्मा निकाल करके इस प्लाज्मा का यूज दूसरे मरीजों के लिए किया जाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों में औषधीय नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? क्या होती है ये औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला? देखो, जब मार्केट में कोई ड्रग्स आती है तो मार्केट में आने से पहले वो ड्रग्स कितनी सेफ है उसकी जांच करनी पड़ती है, और ये सारा काम औषधीय नियंत्रण प्रयोगशाला करती है। हमारे राजस्थान में अभी एक औषधीय नियंत्रण प्रयोगशाला है, और वो कहाँ स्थित है? वो जयपुर में स्थित है। तो अभी औषधीय नियंत्रण प्रयोगशाला और कहाँ स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी 3 राज्यों में। और कौन से 3 राज्य हैं अपने पास में? उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये 3 राज्यों में स्टार्ट की जाएगी, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। आपको दिखा देता हूं ढंग से, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक उदयपुर, इन 3 राज्यों में खोली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग,
अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा, ये भी ध्यान रख लेना, न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस में कितना % आरक्षण देने की बात कही है। और इस आरक्षण को देने के लिए जो संशोधन होना होगा न्यायिक सेवा नियम 2010 में, तो ये पूछा गया है कि भाई ये जो आरक्षण है अति पिछड़ा वर्ग, वो भी गुर्जरों को मिला करके, तो कितना % आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 5%। अशोक गहलोत की सरकार ने अभी यह तय किया है कि 5% का आरक्षण दिया जाएगा गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, वो भी किस सेवा में? राजस्थान की न्यायिक सेवा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? क्या होता है ये स्वचालित लाइटिंग सिस्टम? पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें काफी ज्यादा बिजली की खपत होती है। ये जो सिस्टम थे रेलवे की, सारी बिजली को संभालने वाले जो सिस्टम थे वो सारे थे मैनुअल। अब ये रेलवे ने लगाए हैं ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम। इससे क्या होगा? रेलवे स्टेशन पर बिजली बचाने में ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो अभी रेलवे ने तीन रेलवे स्टेशनों पर लगाया है। और किस 3 रेलवे स्टेशनों पर लगाया है? वो है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन है, एक तो है जबलपुर, एक है नरसिंहपुर और एक है भोपाल। इन 3 रेलवे स्टेशनों पर ही ये आपके पास स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। अच्छा, भोपाल में एक भोजताल नाम की जगह भी है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि भोजताल कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोपाल का नाम ही राजा भोज के पड़ पड़ा है। तो बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है सबसे पहले तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं में फैला हुआ है। इसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक रोबोट बनाया है। उस रोबोट का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया? उस रोबोट का नाम पूछा है, तो वो रोबोट है रक्षक। देखिए, ऐसा दिखता है रक्षक रोबोट, इस तरह का एक रोबोट है। इसकी प्रणाली अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, रक्षक रोबोट ऐसे काम करता है। देख पा रहे होंगे, इसके हाथ में देखिए ये एक सैनिटाइजर की बोतल है और इसका जो इस जगह है वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या लगता है? मेडिसिन लगता है। तो कोविड पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में लोगों को आने से बचाने के लिए ये रोबोट डिजाइन किया गया है। ये सैनिटाइजर भी देता है मरीजों को, साथ ही साथ मरीजों को उनकी आवश्यक दवाएं भी ये उपलब्ध करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात रेलवे की है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री है। फिर आते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो है विनोद कुमार यादव। याद रखेंगे इस बात को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री थे श्री जॉन मथाई। तो ये 3 बातें याद रखेंगे अपने। अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री है श्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव और भारत के प्रथम रेल मंत्री थे श्री जॉन मथाई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थुड़ीयूरू लिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में है? थुड़ीयूरू लिपारा की पहाड़ियां जो हैं वो अपने पास में है केरल राज्य में। अब बात हुई है केरल राज्य की, तो ये देखिए मैप में यहाँ है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इनके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। केरल में 2 डांस फॉर्म है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है कि कथकली कहाँ का फेमस है? वो भी केरल का, और मोहिनीअट्टम भी केरल का फेमस है। तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये जो डांस फॉर्म है ये केरल की है। इसके अलावा एक घाटी भी है शांत घाटी। शांत घाटी भी कहाँ स्थित है? केरल में। वो आपसे पूछी जा सकती है शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बने हैं? वो बने हैं वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये हैं वी.आर. चौधरी। ये भारत की पश्चिमी कमान के प्रमुख बने हैं। देखो, इनको अभी पूर्वी कमान से पश्चिमी कमान में लगाया गया क्योंकि पश्चिमी कमान कौन सा एरिया नियंत्रित करता है? वो करता है लद्दाख के आसपास का एरिया। तो लद्दाख का जो एरिया है वो ये पश्चिमी कमान नियंत्रित करता है। और आपको पता है कि अभी लद्दाख में चीन को लेकर के कितनी टेंशन चल रही है, इस वजह से इनका ट्रांसफर वी.आर. चौधरी का यहाँ किया गया पश्चिमी कमान है। और इन्होंने स्थान किसका लिया? इन्होंने स्थान लिया बी सुरेश का। तो जब हम बात इन सबकी कर रहे हैं, एयरफोर्स की, आर्मी की, तो आपको ये जानना जरूरी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सभी के ऊपर होते हैं, इनके चीफ होते हैं। ये अभी नया प्रसर्जित किया गया हमारे
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस हैं वो है जनरल बिपिन रावत, ये हैं जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा हमारी आर्मी के चीफ कौन है? हमारी आर्मी के चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये हमारी आर्मी के चीफ है। फिर एयरफोर्स के चीफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये एयर स्टाफ के चीफ हैं। और नेवी के चीफ कौन है? वो है एडमिरल करमबीर सिंह, ये एडमिरल करमबीर सिंह। ध्यान रखोगे आर्मी के चीफ को जनरल कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल जो एयर स्टाफ होता है, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं इन्हें मार्शल्स कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल कहा जाता है इनको। और जो नेवी के चीफ होते हैं उनको कहा जाता है एडमिरल। इन तीनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। तो सीडीएस कौन है जो इन तीनों से ऊपर होते हैं? वो है जनरल बिपिन रावत। जो अपने पास में आर्मी के चीफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जो एयरफोर्स के चीफ है वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरुआत किया जाएगा? केंद्र सरकार शुरू करेगी ग्रीन एनर्जी परियोजना। और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं की जाएगी, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम और उत्तराखंड में भी ये चीजें चलाई जाएगी। ग्रीन एजी परियोजना, नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परियोजना कंफ्यूज कर सकती है। गो ग्रीन, ग्रीन एजी में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखोगे ग्रीन एजी परियोजना। और सिर्फ राजस्थान में पूछे तो यूं नहीं कि राजस्थान में याद रखो, कल को उसने ये पूछ लिया कि मिजोरम में कौन सी परियोजना शुरू की है कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए, तो भी ग्रीन एजी परियोजना ही होगी। तो याद रखेंगे राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और उत्तराखंड में यह परियोजना शुरू की गई है ग्रीन एजी। तो हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखो ये टाटा के स्वामित्व वाली है कंपनी जगुआर लैंड रोवर, इसके सीईओ बनाया गया है थियरी बेलोर को। ये है मिस्टर थियरी बेलोर। ये टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है, लेकिन इन गाड़ियों का उत्पादन भारत में नहीं होता है क्योंकि जब टाटा ने इनका अधिग्रहण किया था तो ये कंडीशन थी कि भाई भारत में अगर इन गाड़ियों का उत्पादन करेंगे तो जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं बाहर के देशों में तो उनकी जॉब चली जाएगी। तो इसलिए इनको उत्पादन जो है अपने पास में इंडिया में नहीं होता, बाहर होता है। लेकिन ये है टाटा कंपनी में। टाटा कंपनी आपको पता है कि कितनी बड़ी टाटा कंपनी है। अगर टाटा कंपनी वाली सारी छोटी छोटी टाटा कंपनियों की मीटिंग अगर रतन टाटा लेने निकले तो इनको आधे से ज्यादा साल लग जाएगा उनकी मीटिंग कवर करने में। तो टाटा के अंडर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। तो आपको याद रखना है जगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे बनाया गया? थियरी बेलोर को। तो कल मैंने सवाल पूछा था आपसे कि 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो उसका जवाब था वीरेंद्र सहवाग। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से वो पढ़ते रहें और कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग के अलावा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान जो थे सरदारा सिंह या सरदार सिंह, उनको भी इस चयन समिति में शामिल किया गया। भारतीय टीम के पूर्व हॉकी कप्तान थे ये सरदार सिंह। तो वीरेंद्र सहवाग और सरदारा सिंह। आज का सवाल है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? ये कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब आप जवाब फटाफट दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए क्योंकि थोड़ा इन चीजों के बारे में जानिए। आप सर्च करेंगे तब आपको दो बातें इसके बारे में और पता चलेगी, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि तेलंगाना है, केरल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये किस राज्य में ये मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू और हैव ए गुड डे।